नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर मोंकी फाइनेंस। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 9 एसेट के बारे में जो आपके पास होना चाहिए, जिसके थ्रू आप खुद को फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं। ऐसा एसेट जो आपको यंग एज से ही बनाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आप जब मिडिल एज में पहुंचेंगे तब तक ये एसेट आपको अच्छा खासा पैसा बना के देगा, जो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों को एसेट के बारे में बेसिक नॉलेज दिया हूं। जो लोग इस वाले वीडियो देख रहे हैं वो पहले जाके वो प्रीवियस वाला वीडियो देखिए, उसके बाद ही ये टॉपिक समझने में आपको आसानी होगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में सारे एसेट के बारे में इन डिटेल में बात किया हूँ, इसी कारण से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। सो इसीलिए ये वीडियो आप लोगों को कुछ पार्ट में डिवाइड होके मिलेगा। नंबर 9, मैकेनिकल एसेट। अभी आप लोग बोलेंगे ये मैकेनिकल एसेट क्या है? मैकेनिकल इंजीनियर सुना था, ये मैकेनिकल एसेट कब से पैदा हो गया? मैकेनिकल एसेट मीन्स काइंड ऑफ मशीनरीज दैट कैन अर्न मनी फॉर यू। इसका मतलब है ऐसा कोई मशीन जो आपके लिए पैसा कमा के लाए। एज ए एग्जाम्पल, लाइट व्हीकल, हैवी व्हीकल लाइक ट्रक्स, क्रेन्स, एक्सकेवेटर्स। और प्रीमियम लेवल की बात करें तो ट्रेन्स, एरोप्लेन, शिप्स, फैक्ट्रीज एंड कोई स्पेशल एक्टिविटी मशीन्स एक्सेट्रा। इस तरह का एसेट को डेप्रिसिएटिंग एसेट में गिना जाता है, लेकिन ये आपके लिए पैसे कमा के ला सकते हैं, इसलिए ये एसेट को टॉप 9 पे जगह दिया हूँ। अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके पास पहले से कोई गाड़ी है या फिर कोई नया गाड़ी खरीदे हैं आप। मैं पहले ही आप लोगों को बताया हूँ ये एक डेप्रिसिएटिंग एसेट है। अगर इस गाड़ी को आप पर्सनली यूज करेंगे तो ये आपका लग्जरी तो बढ़ाएगा, लेकिन आपको कमाई ला के नहीं देगा। ऊपर से इसको मेंटेन करने के लिए आपके पॉकेट से ही पैसे जाएगा। अगर इस गाड़ी को आप कोई कमर्शियल सर्विस में लगा देते हैं, जैसे कि ओला, उबर, टैक्सी सर्विस में, या फिर कोई गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, या फिर टूरिज्म में, इस प्रोसेस के थ्रू आप अच्छा खासा पैसे अर्न कर सकते हैं। इससे आपका गाड़ी का मेंटेनेंस एंड परचेसिंग मनी दोनों ही रिकवर हो जाएगा और उल्टा आपको प्रॉफिट देगा। इस पूरा प्रोसेस को एक कैलकुलेशन के थ्रू समझते हैं। आज के डेट में आप कोई गाड़ी खरीदने गए हैं जिसका ऑन रोड प्राइस आया 10 लाख रुपए। ये परचेसिंग मनी को हो सके आप अर्निंग कैश से या फिर आप लोन लेके पे करेंगे। 90% केसेस में ये पेमेंट लोन के थ्रू ही किया जाता है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ आप 10 लाख रुपए का 5 साल के लिए इंस्टॉलमेंट करवाए। इसका मतलब हर साल 2 लाख रुपए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब हर महीने 16,666 रुपीज आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा 9% ईयरली इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको 7,500 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। इन टोटल मंथली आपको 24,166 रुपीज देना पड़ेगा एज ए इंस्टॉलमेंट। इसके बाद इस गाड़ी को आप पर्सनली यूज ना करके कोई कमर्शियल सर्विस में एंगेज करवा देंगे। उसके बाद उस गाड़ी से आपको मंथली रेंटल मिलना चालू हो जाएगा, या फिर किसी ड्राइवर से आपका डेली बेसिस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसके थ्रू भी आपको पैसा मिलेगा। अगर हम लोग इसको मंथली हिसाब से मान के चले तो आपको 20,000 रुपीज एज ए रेंट मिलेगा, और आपका मंथली इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना पड़ रहा है 24,000। इसका मतलब है ओनली 4,000 रुपीज आपका जेब से देना पड़ रहा है, लेकिन बाकी 20,000 गाड़ी खुद कमा के ला रहा है। ऐसे करके आफ्टर 1 ईयर आपका रेंट 10% बढ़ जाएगा। तब आपका रेंटल इनकम होगा 22,000 रुपए, और आपको सिर्फ 2,000 रुपए जेब से देना पड़ेगा। इसका नेक्स्ट ईयर आपका रेंट फिर 10% इंक्रीमेंट होके 24,200 रुपए बन जाएगा। तब आपको एक भी पैसा अपने जेब से नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपका रेंटल इनकम हर साल बढ़ रहा है, लेकिन आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट फिक्स है। इसका भी नेक्स्ट ईयर में आपका रेंट 10% इंक्रीमेंट होके 26,402 रुपये बन जाएगा, जो कि आपका प्रॉफिट है। और इस तरह हर साल 10% इंक्रीमेंट के साथ आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। ऐसा करके 5th ईयर में आपका गाड़ी फुल्ली फ्री हो जाएगा। उसके बाद टोटल रेंट अमाउंट आपका प्रॉफिट के खाते में जाएगा। इसके बाद आप चाहे तो और एक गाड़ी लोन में ले सकते हैं और इसी तरह पैसे कमा सकते हैं। मुझे लगता है अभी आप लोगों को इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कैसे इस तरह का एसेट के थ्रू हम लोग पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट एसेट नंबर इज 8, स्किल या एक्सपर्टीज। ये एक ऐसा एसेट होता है जो ना फिजिकल या डिजिटल फॉर्म में मिलता है। कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी करने के बाद ही ये इंसान के अंदर पैदा होता है। एज ए एग्जाम्पल, कोई डॉक्टर, लॉयर, क्रिकेटर, एक्टर, डांसर, सिंगर एक्सेट्रा
कोई भी स्किल जिसे आप मास्टरी हासिल करते हैं, जो कि हम लोगों को पूरी जिंदगी पैसे कमाने में हेल्प करता है और हम लोगों का ब्राइट फ्यूचर बनाने में ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले ये वाले एसेट को अपने अंदर डेवलप कीजिए, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए बोला जाता है बिना सरस्वती माँ के लक्ष्मी माता प्राप्त नहीं होता है। सो फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। इसीलिए आप लोग देखे होंगे लर्निंग स्पेलिंग के अंदर ही अर्निंग छुपा रहता है। लर्निंग से एल हटा दीजिए, उसके बाद अर्निंग मिलेगा आपको। एसेट नंबर 7 इज कमोडिटी। इस तरह का एसेट को सिर्फ फिजिकल फॉर्म में ही पाया जाता है। इसका एग्जैक्टली हिंदी मीनिंग है सामान या असबाब। ये एक ऐसा एसेट है जो कि रॉ फॉर्म में मिलता है और जिसको प्रोसेस करके कई सारे दूसरे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और दो कमोडिटी प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ इंटरचेंज भी किया जा सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि आप किसी को 1 किलो चीनी देके सेम वैल्यू का गेहूं ले सकते हैं, या फिर आप गोल्ड देके उसी हिसाब का क्रूड ऑयल भी खरीद सकते हैं। मेनली कमोडिटी 4 टाइप में पाया जाता है, जैसे कि मेटल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, लाइफ स्टॉक एंड मीट प्रोडक्ट्स एंड एनर्जी प्रोडक्ट्स। फर्स्ट मेटल प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर, आयरन, सिल्वर एक्सेट्रा। सेकेंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है कॉर्न, व्हीट्स, सोयाबीन्स, कॉफी, कॉटन्स, लंबर्स एक्सेट्रा। थर्ड लाइफ स्टॉक एंड मीट का एग्जाम्पल है लीन हॉक्स, पॉर्क बेलीज, लाइव कैटल एंड फीडर कैटल्स एक्सेट्रा। लास्ट बट नॉट एंड ऑफ द लिस्ट इज एनर्जी प्रोडक्ट्स। इसका एग्जाम्पल है कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस एक्सेट्रा। आई होप आप लोग के अंदर अभी कमोडिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ये जितने भी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताया हूँ, ये सबको आप अपने कमोडिटी के लिस्ट में जोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये सारी चीज हम लोग खरीद भी नहीं सकते। अगर हम लोग फिजिकल कमोडिटी के ऊपर फोकस करें तो गोल्ड, सिल्वर इज द बेस्ट चॉइस फॉर मेक योर कमोडिटी एसेट्स। अगर आप डिजिटली कमोडिटी के ऊपर फोकस करें तो आपको मिलेगा डिजिटली गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, क्रूड ऑयल एक्सेट्रा, जिसको आप डिजिटली ट्रेड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सब लोगों का फेवरेट कमोडिटी गोल्ड का उदाहरण देता हूँ। गोल्ड का हिस्टोरिकल रेट यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, इससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। गोल्ड का रेट 1964 63 रुपीज 25 पैसा, 1974 506 रुपीज, 1984 1970 रुपीज, 1994 4,598 rupees, 2004 5,850 rupees, 2014 28,006 rupees, 2018 31,400 rupees, 2023 62,035 rupees। मैं यहाँ पे 10 साल के इंटरवल में एंड ऑल्सो लास्ट 5 years इंटरवल में गोल्ड का हिस्टोरिकल रेट बताया हूँ। इससे आप लोगों को पता चल रहा है गोल्ड का प्राइस कहाँ था, अब कहाँ पहुँच गया है। 2018 में गोल्ड 31,000 था, लेकिन अभी 2023 है। सिर्फ 5 साल में प्राइस डबल होके 62,000 हो गया है। इसका मतलब है अगर 5 साल पहले भी आप गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट करते तो आज आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट डबल हो जाता। तो आज से आप लोग कमोडिटी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर दीजिए और खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ाइए। 6th नंबर एसेट इज म्यूचुअल फंड। अभी आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, म्यूचुअल फंड होता क्या है? कुछ लोगों को शायद पता है, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों के लिए बता दूं मैं। म्यूचुअल का हिंदी मीनिंग क्या है वो पहले समझिए। हिंदी मीनिंग ये है कि सब लोग इकट्ठा मिलकर कुछ काम करें, उसको म्यूचुअल बोला जाता है। जैसे कि हो गया आप कुछ होटल रूम पे रह रहे तो म्यूचुअली शेयर करके रह रहे, कोई मेस में रह रहे म्यूचुअली शेयर करके रह रहे। समझ रहे हैं ना बात आप? ठीक वैसे ही हम सब लोग मिलके, मान लीजिए 100 लोग मिलके एक साथ एक फंड में पैसे जमा कर रहे हैं और उस फंड से पैसा इन्वेस्ट होने को जा रहा है। अब ये इन्वेस्ट कहीं पे भी हो सकता है, जैसे शेयर मार्केट में हो सकता है, रियल एस्टेट में हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है, जितने भी इन्वेस्टमेंट क्लास एसेट है उन सब में हो सकता है। बट यूजुअली म्यूचुअल फंड के पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट किया जाता है। अभी आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि म्यूचुअल फंड में हम लोग पैसे कैसे डालें। यहाँ पे क्या होता है कि बड़े बड़े एएमसी कंपनी, मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये लोग क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड का स्कीम निकालते हैं। जैसे कि हो गया एक ऐसा फंड बना दिया जिसमें हजारों लोगों का पैसा कलेक्ट करके उस फंड का पैसे को इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करेगा और उससे जो प्रॉफिट मिलेगा वो आप लोगों के बीच में आप लोगों की यूनिट के हिसाब से दे दिया जाता है। यहाँ पे यूनिट का
मतलब है आप जिस भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस फंड की तरफ से एक यूनिट आपके नाम में अलॉट किया जाता है आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर डिपेंड करके, और उसी हिसाब से ही प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया जाता है। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप मिनिमम अमाउंट एंड मिनिमम रिस्क के साथ ही एक डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अपना निवेश कर सकते हैं, और इसके थ्रू आपको एवरेज में 12 to 15%, इवन 20% या इससे ज्यादा भी पर एनम रिटर्न मिल सकता है, जो कि एफडी से भी हैंडसम रिटर्न है, वो भी बहुत ही मिनिमम रिस्क में। अभी मैं आप लोगों को एक कैलकुलेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि म्यूचुअल फंड के बारे में आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपका सैलरी है 20,000 रुपीज, जिसमें कि आप 500 से 1000 रुपए प्रति महीना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अभी आप एक्स कंपनी का म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किए जिससे आप 1000 रुपए हर महीने 25 साल के लिए इन्वेस्ट करना चालू कर दिए। तो हर साल आपको रिटर्न कितना आ रहा है? मोटा मोटा मान लीजिए 12 to 15%। मैं यहाँ पे 12% मान के चलता हूँ। अगर अच्छा फंड होगा तो और ज़्यादा भी 20-22% भी दे सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे 12% मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो रहा है? एक साल में 12,000 रुपए और 25 साल में टोटल 3 लाख रुपए। अगर आपको 12% पर एनम रिटर्न मिले तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 3 लाख रुपीज इंक्रीज होके बन जाएगा 18,98,000 रुपीज। यहाँ पे आपका टोटल गेन हुआ है 15,98,000 रुपीज, बस 12% की पर एनम रिटर्न पे। ठीक वैसे करके आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट और टाइम जितना ज्यादा रहेगा आपको उतना ही अच्छा प्रॉफिट गेन होगा। यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट जॉब रहेगा कि एक परफेक्ट फंड हाउस ढूंढने के लिए जो कि आपको 12% से ज्यादा रिटर्न दे। जितना ज्यादा रिटर्न रहेगा उतना पैसा बढ़ेगा आपका। जो लोग खुद से मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डरते हैं, जिसके पास रिस्क कैपेसिटी उतना नहीं है, तो उन लोगों को अपना खुद का एसेट के लिस्ट में म्यूचुअल फंड को ऐड करना चाहिए। नाउ इज टाइम फॉर फिफ्थ एसेट इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के बारे में सब लोगों को ही थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रियल एस्टेट के बारे में अगर सिंपल भाषा में बोला जाए, जमीन या अर्थ, इट मे बी ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड। अगर आपके पास पुश्तैनी जमीन है या फिर कोई नया जमीन आप खरीद रहे हैं तो वो आपके लिए रियल एस्टेट बन जाता है। रियल एस्टेट एक बेस्ट एप्रिसिएटिंग एसेट है क्योंकि ये दो तरह का इनकम जनरेट करता है। एक है रेंटल शॉर्ट टर्म अर्निंग एंड सेकेंड इज प्राइस गेनिंग जो कि लॉन्ग टर्म अर्निंग है। रियल एस्टेट दो टाइप का होता है, एक है रेसिडेंशियल और एक है कमर्शियल। मैं यहाँ पे कमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में बात करूंगा क्योंकि रेसिडेंशियल रियल एस्टेट पूरी तरह से एसेट की क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है। कमर्शियल रियल एस्टेट के थ्रू कैसे दो तरह का इनकम जनरेट किया जा सकता है वो मैं आप लोगों को एक कैलकुलेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, लोकेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर रियल एस्टेट बाइंग, क्योंकि लोकेशन के ऊपर डिपेंड करके ही आपका अर्निंग एंड प्राइस गेनिंग ये दोनों ही वर्क करेगा। और एक बात, इस तरह का इन्वेस्टमेंट काफी कैपिटल कंज्यूम करता है। अभी कैलकुलेशन में आते हैं। एज ए एग्जाम्पल, आप एक प्रॉपर लोकेशन पे एक सही प्रॉपर्टी ढूंढे हैं जिसका प्राइस अराउंड 40 लाख रुपीज। ये मनी को पे आउट करने के लिए आप खुद से 10 लाख रुपए और बाकी 30 लाख रुपए बैंक से लोन लेते हैं जो कि 5 साल के लिए, जिसका इंटरेस्ट रेट है अप्रोक्स 9%। तो आपको 8,70,000 रुपीज पर ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो आपको 72,500 रुपीज पर मंथ पेमेंट करना पड़ेगा। ये तो हो गया पेमेंट की बात। अभी आते हैं अर्निंग पे। अभी आप उस प्रॉपर्टी पे कमर्शियल बिल्डिंग बना दिए फॉर रेंटल अर्निंग। इसके लिए आप और 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अभी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया है 78,50,000 रुपीज इंक्लूडिंग 5 ईयर्स इंटरेस्ट रेट। इसके बाद आपका कमर्शियल बिल्डिंग को शॉप, ऑफिसेस इन सब के लिए रेंट में चढ़ा देते हैं। इसके बदले आपको पर मंथ 1 लाख रुपीज रेंट मिलने लगा है। तो आप 72,500 रुपीज पेमेंट करने के बाद आपके पास 27,500 रुपए बच जाते हैं जो कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट का रिकवरी पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर आपका रेंट 10% इंक्रीज होके 1,10,000 रुपीज बन जाएगा। तब आपके पास हर महीने 37,500 रुपए बचेगा। ऐसे करके सिर्फ 6 साल 3 महीने में आपका रेंटल अमाउंट कलेक्शन हो जाएगा 79 लाख अबव, जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ पे और एक अमाउंट का कंट्रीब्यूशन रहेगा जो आपका रिकवरी को थोड़ा स्पीड देगा, जो कि आप रेंटर से एज ए सिक्योरिटी मनी कलेक्ट करते हैं। इस अमाउंट को री इन्वेस्ट करके भी अब अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद हर साल इंक्रीजमेंट के साथ जो रेंटल इनकम होगा वो आपका नीट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हो गया रेंटल इनकम की बात। अभी बात करेंगे कैपिटल गेनिंग या प्राइस गेनिंग के बारे में। आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू हर साल एवरेज में 6 to 7% रेट पे इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये इंक्रीजमेंट सेंटिमेंटल बेसिस में होगा तो
और भी ज्यादा हो सकता है, डिपेंडेंट ऑन लोकेशन बेसिस। अगर इस प्रॉपर्टी को आप 30 साल बाद बेचने के लिए जाएंगे तो आपको 6 करोड़ 36 लाख एबव मिलेगा। इस प्रोसेस के थ्रू आपको लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन होगा 5 करोड़ 58 लाख से भी ज्यादा। अभी आप लोग समझ पा रहे हैं आपका बस 78 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट में कितना सारा प्रॉफिट गेन हुआ है रियल एस्टेट एसेट के थ्रू। अभी मुझे लगता है आप लोगों के पास रियल एस्टेट के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नाउ द फिफ्थ एसेट इज स्टॉक मार्केट एंड बॉन्ड्स। स्टॉक मार्केट के बारे में आप लोगों के पास थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही। मैं वीडियो सभी लोगों के लिए बनाता हूँ। अगर किसी के पास इसके बारे में आइडिया नहीं है तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस होता है जहाँ पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनियां अपना फ्लोटिंग स्टॉक को लिस्ट करता है। सिंपली बोला जाए तो कोई एक कंपनी अपना 20 से 30% या इससे ज़्यादा भी हो सकता है ये हिस्सा मार्केट में पब्लिक के लिए ऑफर करते हैं, जहां पे आम आदमी उस कंपनी का स्टॉक को खरीद बेच कर सकता है अपने कैपिटल के हिसाब से, जिससे कि आप लोग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है। स्पेशली जो लोग स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं वही लोग ही एक्चुअल में करोड़ों रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हैं। इंडिया में एक बात बहुत फेमस है, स्टॉक मार्केट एक ऐसा गहरा कुआं है जो पूरी देश का पैसे का भूख मिटा सकता है। सो माय फ्रेंड, एक अच्छा सा कंपनी फाइंड आउट कीजिए जो कि फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल कंडीशन में है और उस कंपनी के स्टॉक में अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। देखिए ये अपना कंपाउंडिंग मैजिक से कैसे आपको फाइनेंशियली फ्री बना देता है। अभी मैं आप लोगों को कुछ स्टॉक का एग्जांपल दूंगा जो कि अपने इन्वेस्टर को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। फर्स्ट स्टॉक है एमआरएफ टायर, जिसका पूरा नाम है मद्रास रबर फैक्ट्री। ये एक टायर बनाने वाली कंपनी है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब इसका करंट प्राइस है 98,500 अबव। इस शेयर में आप 1990 पे 350 रुपए की रेट पे 100 क्वांटिटी में इन्वेस्ट करते तो आज के डेट में आपका लिया हुआ शेयर का वैल्यू कितना हो गया आइडिया कर सकते हैं। आपका इन्वेस्ट किया हुआ 35,000 बढ़कर 9 करोड़ 8 लाख 50 हजार रुपए बन गया है। आपका पैसा 2596 गुना बढ़ चुका है। नेक्स्ट स्टॉक इज पिडिलाइट इंडस्ट्री। ये एक एडेसिव बनाने वाली कंपनी है जो कि मार्केट में मोनोपोली होल्ड करता है। 2008 पे इसका शेयर प्राइस था 54 रुपीज, जो आज बढ़ के बन गया है 2500 रुपए। अगर आप इसी साल 54 रुपीज प्राइस पे 10,000 क्वांटिटी परचेस करते तो आज आपका पैसा 2 करोड़ 50 लाख रुपए बन जाता। और एक बढ़िया शेयर का एग्जांपल लेते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS। ये एक IT कंपनी है जो कि आज के डेट में इंडियन IT मार्केट को लीड कर रहा है। अभी इसका करंट प्राइस है 3,120 रुपए। अगर आप 2008 साल में 119 रुपए के रेट पे 10,000 क्वांटिटी खरीदते तो आज आपका पैसा 3 करोड़ 12 लाख से ज्यादा बन जाता। अभी आप लोग समझ पा रहे हैं स्टॉक मार्केट कितना बड़ा एसेट है और यहाँ से कितना पैसे कमाए जा सकते हैं। बस लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए, जिससे कि आप मनी कंपाउंडिंग का जो मैजिक है उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा बॉन्ड्स के बारे में। बॉन्ड्स क्या होता है? मुझे लगता है आप लोग बॉन्ड्स के बारे में बहुत ही कम ही सुने होंगे, तो मैं आज आप लोगों के पास बॉन्ड के बारे में सिंपल एंड क्लियर कॉन्सेप्ट दूंगा। इसको सिक्योरिटी भी बोला जाता है। बड़े बड़े प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट्स, इन लोगों को जब पैसे की जरूरत होता है तब ये लोग बॉन्ड इशू करते हैं और जिसके थ्रू ये लोग पब्लिक से फंड रेज करते हैं कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस को फुलफिल करने के लिए। और ये लोग बॉन्ड का टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करते हैं, जिसको बॉन्ड यील्ड भी बोला जाता है। ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट एसेट माना जाता है जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है आपके पैसे को सेफ रखते हुए। अभी हम लोग बात करेंगे थर्ड एसेट के बारे में जो कि है कंटेंट। आज के डेट में कंटेंट एक ऐसा एसेट है जो कि आपको लाइफ लॉन्ग अर्निंग दे सकता है। कंटेंट क्या है? कंटेंट एक क्रिएटिव प्रोडक्ट है जो कि आप पब्लिश करके उसको अपना अर्निंग का जरिया बना सकते हैं और ये डायरेक्ट रिलेट रहता है आपके स्किल के ऊपर या फिर बोले तो आपके एक्सपर्टीज के ऊपर। एज ए एग्जाम्पल, आप गाना गाते हैं, गाना गाने में आपका एक्सपर्टीज है तो ये गाना हो गया आपके लिए कंटेंट। लाखों करोड़ों लोग आपके गाने सुनेगा और उससे आपका इनकम होगा। और कुछ एग्जाम्पल ले तो आप राइटिंग करते हैं तो आपका राइटिंग हो गया आपके लिए एसेट। आप पेंटिंग करते हैं तो आपका बनाई हुआ पेंटिंग आपके लिए हो गया एसेट।
आप मूवी बनाते हैं, आपके बनाए हुआ मूवी हो गया आपके लिए एसेट। आप डिज़ाइनर हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, तो वो डिज़ाइन हो गया आपके लिए एसेट। इस तरह आप कंटेंट क्रिएट करके अच्छा खासा मोटी इनकम कर सकते हैं। आज का डेट में सोशल मीडिया का इतना दबदबा है, तो इसके थ्रू आप अपना कंटेंट को लाखों करोड़ों लोगों के पास आसानी से पहुंचा सकते हो कि आप अपना एक्सपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करके यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और भी जितने भी जरिया है सोशल मीडिया में, सब में अपना कंटेंट को पोस्ट करके लोगों को एंटरटेन, एडुकेशन और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके आप उनका तो हेल्प कर ही रहे हैं और खुद को भी फाइनेंशियल बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। पिछले सारे एसेट की तरह मैं भी यहाँ पे आप लोगों को एक कैलकुलेटिव आइडिया दूंगा। मान लीजिए आप एक शॉर्ट फिल्म मेकर है या फिर आप एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट है, तो आप अपना कंटेंट को यूट्यूब एंड फेसबुक में पोस्ट करते हैं एंटरटेनिंग एंड एजुकेशन पर्पस में। तो सोशल मीडिया में करोड़ों यूजर्स है। इस यूजर के बीच में कुछ लोग होता है कि एंटरटेनमेंट लवर है, वो लोग क्या करेंगे, आपके चैनल या साइट में विजिट करेंगे और आपका बनाया हुआ शॉर्ट फिल्म देखेंगे। और जो लोग शेयर मार्केट में हेवी इंटरेस्ट रखते हैं, वो लोग आपका एजुकेशनल चैनल में विजिट करेंगे। ऐसे करके आपके कंटेंट के ऊपर लाखों करोड़ों व्यूज आएंगे, लाइक्स, कमेंट्स आएंगे, जो कि आपका कंटेंट को पूरी दुनिया में वायरल बनाएगा, फेमस करेगा। जब हेवी ट्रैफिक आपके साइट में, चैनल में या कंटेंट में आना शुरू हो जाएगा, तब गूगल की तरफ से एडसेंस अप्रूवल दिया जाएगा। इसको अगर सोशल मीडिया की लैंग्वेज में बोला जाए तो आपके साइट को मोनिटाइज किया जाएगा, जिससे कि आपका कंटेंट के ऊपर जितना क्राउड आएगा आपको उतना पैसा मिलेगा। और ये सिर्फ वन टाइम अर्निंग के लिए नहीं है, पूरा लाइफ टाइम अर्निंग जनरेट करने के लिए हेल्प करेगा। ऐसा करके आप 100, 200, 1000 कंटेंट बनाएंगे तो सोचिए कितना ट्रैफिक आएगा आपके साइट में, आपके कंटेंट में, और कितना हाई अर्निंग जनरेट करेगा। मैं यहाँ पे यूट्यूब का उदाहरण लेता हूँ। यूट्यूब पर 1000 व्यूज पे मोटा मोटा मान लीजिए $0.5 से $1 तक पेमेंट करता है। मैं यहाँ पे इजी कैलकुलेशन के लिए $1 मान के चलता हूँ। अब पर मंथ 3 या 4 कंटेंट पोस्ट करते हैं, वो 4 कंटेंट को मिला के मान लीजिए 5 से 6 लाख व्यूज आए हैं। सो $1 पर 1000 व्यू के हिसाब से 5 से 6 लाख व्यू पर मंथ में आपको $500 से $600 मिलेगा। तो 80 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से आपको 40 से 50 हजार के आसपास पर मंथ अर्निंग होगा, जो कि कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। आपके एंगेजमेंट के हिसाब से ही ये अमाउंट डिक्रीज या इंक्रीज हो सकता है। अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन करके सही तरह से सही कंटेंट पोस्ट करेंगे तो आपका ये अमाउंट ऑलवेज इंक्रीज होगा। ऐसा करके लाखों यूट्यूबर साल भर में करोड़ों रुपए कमा रहा है। अभी आप लोग समझ पा रहे हैं ये कितना वैल्यूएबल एसेट्स है हम सबके लिए। अब मैं बात करूंगा सेकंड एसेट के बारे में, जिसका नाम है बिजनेस। बिजनेस एक ऐसा एसेट है जो कि सदियों से चलता आ रहा है और जिसके दम पर आज पूरी दुनिया चल रहा है, पूरी दुनिया का इकोनॉमी सर्वाइव कर रहा है। और जो लोग ये बिजनेस करते हैं उन लोगों को बोला जाता है बिजनेसमैन, जो कि किसी कंट्री का या दुनिया का पावरफुल पोजीशन होल्ड करता है। बिजनेस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि कोई सामान कम पैसे में खरीद के या बना के उस मेकिंग प्राइस के कंपैरिजन में ज्यादा प्राइस में बेचना, इसको ही तो बिजनेस बोलते हैं। चाहे वो छोटा एक दुकान से चल रहा है और बड़ा 100 दुकान से चल रहा है, लेकिन फंडा सेम ही है, बस अपना प्रोडक्ट बेचना है। वर्ल्ड में जितने भी बिजनेस एग्जिस्ट करता है, ये सब बिजनेसेस 2 तरह से प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं। एक है B2B और एक है B2C। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। इस तरह का बिजनेस में क्या होता है, कोई रॉ मटेरियल बनाने वाला कंपनी कोई दूसरे कंपनी को कोई एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए सप्लाई करता है। एज ए एग्जाम्पल, आप अपना खेत पे गन्ना उगाते हैं, अब उस गन्ने को कोई शुगर फैक्ट्री में बेच देते हैं, तो आपका गन्ना हो गया रॉ मटेरियल और शुगर हो गया एंड प्रोडक्ट। ठीक इसी तरह पूरी दुनिया में B2B बिजनेस रन होता है। एंड ऑपोजिट साइड B2C बिजनेस, इसका मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर। इस बिजनेस का मतलब है आप अपने फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं और जो कि कंज्यूमर तक डायरेक्ट पहुंच रहा है। एज ए एग्जाम्पल, B2B बिजनेस में बताया गया था रॉ मटेरियल यानी कि गन्ना जो कि शुगर फैक्ट्री में भेजा जाता है शुगर बनाने के लिए, ठीक वैसे ही शुगर फैक्ट्री से चीनी एंड प्रोडक्ट बन के डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचता है। इसको ही बोला जाता है B2C बिजनेस। अभी आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं अगर आप बिजनेस चालू करेंगे तो किस तरह का बिजनेस करेंगे या फिर किस तरह का बिजनेस आपको सूट करेगा। यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ आप B2C बिजनेस में इंटरेस्टेड है, तो अभी ये बिजनेस को आप छोटे लेवल में शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास थोड़ा सा जमीन है, अगर नहीं भी है आपका घर के टेरेस में भी हो सकता है, और आपको फार्मिंग का भी थोड़ा बहुत आइडिया है। अगर नहीं भी है
तो आप थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद आप मशरूम का फार्मिंग कर सकते हैं, जो कि मार्केट में अच्छा खासा डिमांड होल्ड करता है। या फिर आपके पास अपना खुद का तालाब है जहाँ पे आप फिशिकल्चर कर सकते हैं। फिशिकल्चर मीन्स फिश फार्मिंग। अगर आपका खुद का तालाब नहीं है तो आप अपना टेरेस पे भी बायोफ्लॉक के थ्रू इसको कर सकते हैं, जिसका इन्वेस्टमेंट भी लिमिटेड होता है। ऐसा करके आप एक सर्टेन टाइम के बाद अपना फार्मिंग प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोसेस को सही तरह से कर पाते हैं तो आप एक परफेक्ट फार्मिंग बिजनेस रन कर पाएंगे। इस तरह का बिजनेस आप अपना जॉब को कंटिन्यू रखते हुए भी कर सकते हैं। बाद में ये जब डेवलप हो जाएगा तब आप अपना जॉब को डिसकंटिन्यू करके आप इसको फुल टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं। हम सबको ही मालूम है इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, इसलिए मैं यहाँ पे फार्मिंग का एग्जाम्पल लिया हूँ। आज का डेट पे आप ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं, जैसे कि हो गया ई कॉमर्स बिजनेस। आप अपना कोई कोर्स बनाए हो उसको भी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। मुझे लगता है अभी आप लोगों के पास बिजनेस एसेट के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो अभी आप लोग वेट किस चीज का कर रहे हैं? धीरे धीरे ये वाले एसेट को भी डेवलप कीजिए। नाउ इज टाइम फॉर फर्स्ट एसेट, नॉलेज। ये पूरी दुनिया का सबसे कीमती एसेट है जिसका कोई मोल भाव नहीं कर सकता, जो कि फुल्ली प्राइसलेस है अकॉर्डिंग टू मी। ये एसेट जिन लोगों के पास भी है वो लोग बहुत आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आपको अपने लाइफ में क्या क्या चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, किस तरह करना पड़ेगा और उसके थ्रू आपको क्या मिलेगा, ये सब कुछ आपको नॉलेज के थ्रू ही पता चलता है। मैं इस वीडियो सीरीज में जितने भी एसेट के बारे में बताया हूँ वो सब बिना नॉलेज के कभी भी डेवलप नहीं कर सकते। अगर किसी वजह से डेवलप हो भी गया तो उसको कभी भी मेंटेन नहीं कर सकते। नॉलेज सोल की तरह होता है, यानी आत्मा, जो दिखता तो नहीं है लेकिन जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं, नॉलेज प्राणवायु की जैसा होता है, यानी कि ऑक्सीजन, जो कि दिखता तो नहीं है लेकिन हवा में रहता है, जिसके बिना हम लोग कोई भी इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकते। आजकल डिग्रियां तो सबके पास होता है लेकिन प्रॉपर नॉलेज सबके पास नहीं मिलता है। डिग्रियां सिर्फ नौकरी पाने के लिए ही काम आता है, लेकिन नॉलेज आपको दुनियादारी सिखाता है, कैसे आपको जिंदगी जीना है वो सिखाता है। इसलिए जितना हो सके अपना नॉलेज को गेन कीजिए, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको सही रास्ते में ले जा सकते हैं। एसेट क्लास का ये सीरीज यहीं पे खत्म होता है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज या वैल्यू मिला है सो प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा के मुझे सपोर्ट कीजिए कि मैं आगे भी और भी इस तरह का वीडियो आपके सामने ला पाऊँ। थैंक यू।